गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरनेम केस में 4 अगस्त को अगली सुनवाई। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इस पर 10 दिन में जवाब देना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। इसके खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मणिपुर बर्बरता मामले में 4 आरोपियों को 11 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। जी हां दोस्तों, मणिपुर के वायरल वीडियो मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को 11 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मणिपुर पुलिस ने कोर्ट में पकड़े गए आरोपियों को रिमांड पर देने की मांग की थी। इसके बाद चारों आरोपियों को 11 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरी घटना से जुड़े तथ्यों और सबूतों को एकत्रित करेगी। वहीं इस घटना के बाद मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने कहा है कि उपद्रवियों ने मई में आदिवासी महिला पर हमला कर उन्हें निर्वस्त्र किया। उन्होंने राज्य की छवि को धूमिल किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी मस्जिद का ASI सर्वे होगा। विवादित हिस्सा छोड़कर बाकी कैंपस की जांच का आदेश। वाराणसी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका हुई खारिज। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी केस में ASI सर्वे की इजाजत मिल गई है। वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट ASI 4 अगस्त तक कोर्ट में पेश करे। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। 14 जुलाई को करीब 1.5 घंटे तक हुई बहस के बाद जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीमा बोली, जेल में जिंदगी गुजार दूंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, वहां गई तो मार देंगे, मेरी जिंदगी सचिन के लिए है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर से यूपी ATS ने 2 दिन तक पूछताछ की। इसके बाद सीमा ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरी जिंदगी सचिन के लिए है। मैं भारत की जेल में जिंदगी गुजार दूंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मैंने सिर्फ एक गुनाह किया है। नेपाल से भारत आई। ATS की पूछताछ के सवाल पर सीमा ने कहा कि वहां बड़े लोग थे, इसलिए सारे सवाल भी बड़े थे। 6 पासपोर्ट में 4 बच्चों के 1 पासपोर्ट खारिज हो चुका है। अगर मेरे मन में चोर होता तो मैं उसे भी फेंक देती। मैंने कोई फर्जी पासपोर्ट नहीं बनाया। जिंदगी में क्या क्या हुआ, मेरे बचपन से लेकर अब तक सारी जानकारी ATS ने ली है। सीमा ने कहा कि ATS को मेरे पर पूरा शक था। मैंने टीम को सब कुछ सच बता दिया। अपने जीवन के बारे में शुरू से अंत तक, कब मिले और कैसे भारत पहुंची, ये मेरी मजबूरी थी। मुझे वीजा नहीं मिल रहा था, इसलिए मोहब्बत के खातिर आना पड़ा। पाकिस्तान में उम्र कम लिखवाई जाती है, इसमें कोई झूठ नहीं बोला है। सचिन की अभी उम्र 23 साल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी की सुरक्षा में सेध। चाकू असलाह लेकर सरकारी आवास में घुस रहा युवक हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में फिर सेधमारी की कोशिश हुई है। कोलकाता पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो CM आवास में घुसने की कोशिश कर रहा था। इस युवक की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक असलाह, चाकू और प्रतिबंधित पदार्थ के अलावा विभिन्न एजेंसियों के ID कार्ड मिले। आरोपी की कार में पुलिस का स्टिकर लगा था। इसी में सवार होकर वह CM आवास तक आया था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक क्यों CM आवास में घुसना चाह रहा था, इसके बारे में पता किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के मंसूबे के बारे में पता करेंगे। वह इससे पहले CM आवास और इलाके की रेकी तो नहीं कर रहा था, इस बारे में जानकारी की जा रही है। युवक के बारे में पूरी जानकारी के लिए एजेंसियों को लगाया गया है। हालांकि अभी CM दफ्तर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। राज्य की पुलिस की तरफ से भी ऑफिशियल जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीमा हैदर और सचिन की शादी की तस्वीर आई सामने। नेपाल के मंदिर में लिए थे 7 फेरे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से कथित तौर पर प्यार के लिए भारत आई सीमा हैदर को लेकर लगातार जांच चल रही है। सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई थी और ग्रेटर नोएडा में सचिन नाम के युवक के साथ रहने लगी थी। मामले का खुलासा होने के बाद यूपी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और लगातार कई घंटों तक पूछताछ की। इस पूछताछ में सीमा ने तमाम सवालों के जवाब दिए, जिनमें यह भी बताया गया कि सीमा और सचिन ने नेपाल में ही एक मंदिर में शादी कर ली थी। अब दोनों की इस शादी की एक तस्वीर सामने आई है। फोटो में देखा जा सकता है कि सीमा दुल्हन बनी हुई है, वहीं दोनों के गले में वरमाला डली हुई है। इस तस्वीर में सीमा के 3 बच्चे भी उसके साथ नजर आ रहे हैं। बताया गया है कि यह तस्वीर नेपाल में ही ली गई थी, जिसे सीमा ने पुलिस के सामने रखा, जिसके जरिए उसने बताया कि सचिन के साथ उसकी शादी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों,
दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन का अहम फैसला, अगले हफ्ते मणिपुर जा सकते हैं विपक्षी दलों के नेता। जी हां दोस्तों, मणिपुर में हिंसा के बीच बुधवार को 2 महिलाओं से बर्बरता का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए और विपक्षी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच सूत्रों ने बताया कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के नेता अगले हफ्ते के अंत में मणिपुर जा सकते हैं। सोमवार सुबह संसद में विपक्षी दलों की बैठक में तारीख पर आखिरी फैसला लिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मणिपुर जाने का संकेत दे चुकी है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की चीफ बनर्जी ने गुरुवार को बताया था कि वो राज्य का दौरा करने को लेकर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रही है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मणिपुर जाने को लेकर बात की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 9 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, मुंबई में मेट्रो स्टेशन और स्कूल बंद, भूस्खलन में मृतकों की संख्या 21 हुई। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र में भी बारिश का कहर जारी है। मुंबई में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण यातायात बाधित रहा और मध्य और हार्बर लाइनों पर लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। जलभराव के कारण अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया। इसी बीच ठाणे कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूल और जूनियर कॉलेज 21 जुलाई को बंद रखे जाने का आदेश दिया। वहीं एनडीआरएफ के बचाव दलों ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के भूस्खलन प्रभावित इरशालवाड़ी गांव में मलबे से 5 और शव बरामद किए, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। आईएमडी ने मुंबई और उनके उपनगर और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इसी के साथ कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। बारिश के चलते अंधेरी सबवे को शुक्रवार को जलभराव के कारण बंद कर दिया गया था। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की बिलोली तहसील के 1000 लोगों को भारी बारिश के कारण 12 गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने के बाद सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं दोस्तों दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 22 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना आईएमडी ने जारी की। आईएमडी ने केरल के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के लिए भी अगले 48 घंटों के दौरान येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने राजस्थान सहित 2 जिलों के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में इस्तेमाल होगा भारतीय यूपीआई, राष्ट्रपति विक्रमसिंघे बोले मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा भारत, पीएम ने कहा मुसीबत में हम आपके साथ। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। शुक्रवार को उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इस दौरान श्रीलंका में यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर समझौता हुआ। विक्रमसिंघे ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। वहीं दोनों देशों के रिश्तों पर बात करते हुए पीएम मोदी बोले हमारे संबंध प्राचीन और व्यापक हैं। इंग्लैंड और भारत के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, पैसेंजर फेरी सर्विस शुरू होगी, इलेक्ट्रिक ग्रिड पर काम होगा। मोदी ने कहा कि पिछला 1 साल श्रीलंका के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। हम कठिन समय में वहां के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। हमें उम्मीद है कि श्रीलंका की भारत सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करके समानता, न्याय और शांति के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर विजन दोनों में श्रीलंका का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीसीसीआई ने टीम इंडिया के 5 खिलाड़ियों का दिया मेडिकल अपडेट, जाने बुमराह, राहुल की कब होगी वापसी। जी हां दोस्तों, भारत के 5 बेहतरीन खिलाड़ी चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खिलाड़ियों का मेडिकल अपडेट दिया है। बोर्ड ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, बल्लेबाज केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, प्रसिद्धि कृष्णा और ऋषभ पंत का फिटनेस अपडेट दिया है। बोर्ड ने ट्वीट कर बताया है कि इन खिलाड़ियों ने वापसी को लेकर कितनी तैयारी की है। बुमराह और प्रसिद्धि कृष्णा फाइनल स्टेज में, जबकि राहुल और अय्यर नेट्स में बैटिंग कर रहे हैं। ऋषभ पंत रिहैब से गुजर रहे हैं। बीसीसीआई ने बताया कि बुमराह और प्रसिद्धि कृष्णा नेट्स में काफी ओवरों तक गेंदबाजी कर रहे हैं। ये दोनों ही गेंदबाज रिहैब खत्म करके फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। ये दोनों ही गेंदबाज नेशनल क्रिकेट एकेडमी की तरफ से आयोजित होने वाले प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। इन दोनों को लेकर मेडिकल टीम प्रैक्टिस मैच के बाद अंतिम निर्णय लेगी। वहीं दोस्तों बोर्ड ने केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ा अपडेट दिया। ये दोनों ही बल्लेबाज फिटनेस ड्रिल से गुजर रहे हैं। राहुल, अय्यर ने नेट्स में बैटिंग शुरू कर दी है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम इन दोनों की प्रोसेस से खुश है। वहीं दोस्तों बोर्ड ने ऋषभ पंत को लेकर बताया कि वे रिहैब से गुजर रहे हैं, वे नेट्स में बैटिंग शुरू कर चुके हैं। उनको लेकर एक खास योजना बनाई गई है। इसमें उनकी स्ट्रेंथ और रनिंग पर काम किया जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का आईएसआईएस से कनेक्शन, एनआईए ने किया अरेस्ट। जी हां दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फैजान अंसारी को एनआईए ने आईएसआईएस से कनेक्शन होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के 19 साल के एक स्टूडेंट को आतंकी समूह आईएसआई का सदस्य होने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी से पहले उसके झारखंड स्थित घर और उत्तर प्रदेश में किराए के आवास की तलाशी ली गई थी। इसके बाद जांच एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि झारखंड के दोहरदंगा जिले में फैजान अंसारी के घर और यूपी के अलीगढ़ में किराए के कमरे पर 16 और 17 जुलाई को तलाशी ली गई और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज जब्त किए गए थे। एजेंसी की ओर से कहा गया है कि अंसारी ने भारत में आईएसआईएस गतिविधियों का समर्थन करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आतंकी संगठन का प्रचार प्रसार कर अपने साथियों के साथ एक आपराधिक साजिश रची थी। प्रवक्ता ने कहा कि इस साजिश का उद्देश्य आईएसआईएस की ओर से भारत में हिंसक आतंकी हमले करना था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। नतीजों के बाद इन्फोसिस का शेयर 8% टूटा, सेंसेक्स 887 अंक गिरकर 66,684 पर बंद। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 92% चढ़ा। जी हाँ दोस्तों, आईटी कंपनी इन्फोसिस के कमजोर नतीजों के बाद आज सेंसेक्स 887 अंक नीचे 66,684 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 234 अंक गिरा, यह 19,745 के स्तर पर बंद हुआ। इंडेक्स पर सबसे ज्यादा टूटने वाला शेयर इन्फोसिस रहा, यह 8.18% नीचे 1330 के स्तर पर आ गया। निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे ज्यादा 4.09% टूटा। इन्फोसिस के अलावा HCL, TCS और विप्रो के शेयर करीब 3% नीचे बंद हुए। वहीं LT, SBI, टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में तेजी रही। डी मर्जर के बाद आज रिलायंस का शेयर भी 2.57% नीचे 2526 रुपए पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप लूजर और टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में LT, ONGC और NTPC रहे, जबकि टॉप लूजर्स में इन्फोसिस, HUL और HCL टेक रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक, न्यूनतम आय गारंटी बिल हुआ पारित। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए आज न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित किया। गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के लिए न्यूनतम गारंटी शुदा आय, मिनिमम गारंटी इनकम बिल शुक्रवार को सदन में पेश किया। इसे विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया था। अशोक गहलोत सरकार के इस बिल को राजस्थान में चुनाव से पहले उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सीएम गहलोत ने युवा बेरोजगारों तक पहुंचने की कोशिश की है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल 2023 के जरिए अस्तित्व में आए कानून के दायरे में लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई है। न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम के तहत अगर बेरोजगार लोगों को 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जल्द शुरू हो सकती है गो फर्स्ट एयरलाइन, फ्लाइट शुरू करने के लिए DGCA से शर्तों के साथ मंजूरी, 3 मई से बंद है ऑपरेशंस। जी हां दोस्तों, एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने शुक्रवार को कर्ज में डूबी एयरलाइन गो फर्स्ट को फ्लाइट दोबारा शुरू करने के लिए शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। DGCA ने कहा है कि गो फर्स्ट एयरलाइन दिल्ली हाईकोर्ट और NCLT में चल रहे केस के नतीजों के आधार पर अपने ऑपरेशन शुरू कर सकती है। केस की किल्लत के कारण गो फर्स्ट के ऑपरेशन 3 मई से बंद हैं। एयरलाइन ने 28 जून को एविएशन रेगुलेटर को अपना रिजम्पशन प्लान दिया था। इसकी जांच करने के बाद DGCA ने इसे स्वीकार किया है। DGCA ने कहा है कि गो फर्स्ट फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर सकता है, बशर्ते वह एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट रखने के लिए सभी नियमों का पालन करता हो। एयरलाइन को यह भी तय करना होगा कि विमान ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह सेफ हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लाठीचार्ज से नहीं हार्ट अटैक से बीजेपी नेता की हुई थी मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। भाजपा ने कहा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो जांच। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी मौत चोट से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई। इस रिपोर्ट को बीजेपी ने गलत बताया और इस केस की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है। 13 जुलाई को पटना में विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस ने बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज किया था। इस दौरान जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई थी। बीजेपी नेताओं ने दावा किया था कि पुलिस की पिटाई से उनकी मौत हुई है। इसके बाद हंगामा मच गया था। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला और जारी करके बताया कि विजय डांगमंगला पहुंचे ही नहीं थे, वे छज्जू बाग में गिरकर बेहोश हुए थे। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पोस्टमार्टम के आदेश दिए थे। इसके बाद PMCH के 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया था। गुरुवार को टीम ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी। मौत की वजह जानने के लिए PMCH की ओर से हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच भी हुई थी। इसमें
जिसमें कहा गया है कि विजय कुमार सिंह की मौत दिल की बीमारी और इससे जुड़ी दिक्कतों की वजह से हुई थी, न कि लाठीचार्ज से। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पार 12.74 बिलियन डॉलर के इजाफे के साथ पहुंचा 15 महीने के उच्च स्तर पर। जी हां दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर 600 अरब डॉलर के पार जाने में कामयाब हो गया। 14 जुलाई 2023 को खत्म हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 12.74 बिलियन डॉलर के इजाफे के साथ 609 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है। आरबीआई ने डेटा जारी कर यह जानकारी दी है। इससे पहले 7 जुलाई 2023 को खत्म हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में 1.23 बिलियन डॉलर का इजाफा देखने को मिला था। 30 जून 2023 को खत्म हुए सप्ताह पर विदेशी मुद्रा भंडार 1.85 बिलियन डॉलर रहा था। शुक्रवार 11 जुलाई 2023 को आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार के डेटा जारी किए। इन आंकड़ों के मुताबिक 14 जुलाई को खत्म हफ्ते पर विदेशी मुद्रा भंडार 12.74 बिलियन डॉलर के इजाफे के साथ 609.22 बिलियन डॉलर पर जा पहुंचा है। आरबीआई डेटा के अनुसार विदेशी करेंसी एसेट्स 11.198 बिलियन डॉलर के उछाल के साथ 540.16 अरब डॉलर पर आ चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संसद की कार्यवाही 24 जुलाई तक स्थगित। लोकसभा में मणिपुर को लेकर हंगामा, राजनाथ बोले हम चर्चा के लिए तैयार। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही कुल 19 मिनट चल सकी, फिर इसे 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सुबह 11 बजे लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया, सरकार मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार है। कुछ दल हैं जो सदन चलने नहीं देना चाहते। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही कुल 18 मिनट चली, फिर इसे भी 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने संसद के दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा में रूल 193 और राज्यसभा में रूल 176 और रूल 267 के तहत नोटिस दिए हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर और राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह और आरजेडी नेता मनोज कुमार झा सहित कई सांसदों ने नोटिस देकर मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने की मांग रखी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट कोहली ने जड़ा करियर का 76वां इंटरनेशनल शतक। इस मामले में सचिन से एक कदम पीछे। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने शानदार बैटिंग करते हुए करियर का 76वां इंटरनेशनल शतक जड़ दिया है। उन्होंने इसकी मदद से एक खास उपलब्धि भी अपने नाम कर ली है। विराट कोहली ने टेस्ट शतकों के मामले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन की बराबरी कर ली है। ब्रैडमैन ने भी 29 शतक ही जमाए थे। दुनिया में कुल 15 बल्लेबाजों ने ही इससे ज्यादा शतक जमाए हैं। सचिन तेंदुलकर 51 टेस्ट शतक के साथ पहले स्थान पर है। भारतीय बल्लेबाजों में सचिन के अलावा राहुल द्रविड़ 36 और सुनील गावस्कर 34 ने ही विराट कोहली से ज्यादा शतक जमाए हैं। दोस्तों, विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 76 शतक जमा चुके हैं। उन्होंने 29 टेस्ट शतकों के अलावा वनडे में 46 और टी20 इंटरनेशनल में एक शतक जमाया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट से ज्यादा शतक सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने ही जमाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने कुल 100 शतक लगाए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 100 सालों की सबसे भीषणतम गर्मी झेल रही है दुनिया। नासा का अलर्ट, 2024 तक बिगड़ सकते हैं हालात। जी हां दोस्तों, इस साल गर्मी का पूरी दुनिया में रिकॉर्ड टूट रहा है। हर महीने किसी न किसी देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की खबरें आ रही है। हाल ही में नासा ने चेतावनी जारी की है। इस साल का जुलाई में संभवतः 100 सालों की सबसे भीषणतम गर्मी पड़ रही है। वहीं यूरोपीय यूनियन और मैन यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर में बढ़ते गर्मी के ग्राउंड और सैटेलाइट डेटा को स्टडी किया। नासा के क्लाइमेटोलॉजिस्ट गेविन सिस्ट ने बताया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से अमेरिका, यूरोप और चीन में हीट वेव की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इतनी भयंकर गर्मी के कारण क्या है और इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, इन पर चर्चाएं पूरी तरीके से अब पूरी दुनिया में होने लगी है। पूरी दुनिया में जुलाई में भयंकर गर्मी के लिए मौसमी कारक अल नीनो काफी हद तक जिम्मेदार माना जा रहा है। अल नीनो प्रशांत महासागर में चिली के तट पर उठने वाली गर्म हवाएं हैं, जिसकी वजह से समुद्र सतह काफी गर्म हो जाती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कारक भारत में मानसून प्रभावित करता है, साथ ही दुनिया भर के देशों के तापमान पर काफी बुरा असर डालता है। डब्ल्यूएमओ का मानना है कि अल नीनो की वजह से ईस्ट प्रशांत महासागर की सतह का औसत तापमान फरवरी में 0.44 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर जून के मध्य तक 0.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डीमार्ट के फाउंडर ने हेल्थ एंड ग्लो का अधिग्रहण किया। 750 करोड़ रुपए में डील हुई। नायका जैसे ब्रांड को ब्यूटी पर्सनल केयर मार्केट में मिलेगी टक्कर। जी हां दोस्तों, डीमार्ट के फाउंडर राधा कृष्ण धामानी ने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर रिटेल चेन हेल्थ एंड ग्लो का अधिग्रहण कर लिया है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार धामानी ने 700-750 करोड़ रुपए में राजन रहेजा और हेमेंद्र कोठारी से बेंगलुरु बेस्ड इस कंपनी को खरीदा। 2015 में बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स के बाद यह धामानी का दूसरा बड़ा अधिग्रहण है, जो देश का सबसे पुराना रिटेलर है। इस स्टोर की स्थापना स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक, मनमोहन दास रामजी और बिजनेसमैन JRD टाटा ने की थी। हेल्थ एंड ग्लो का पहला स्टोर 1997 में चेन्नई में खोला गया था। इसके
बाद कंपनी बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, कोलकाता, भोपाल, भुवनेश्वर और हैदराबाद सहित अन्य शहरों में 175 से ज़्यादा स्टोर खोल चुकी है। मार्केट रिसर्चर फर्म यूरोमीटर इंटरनेशनल के अनुसार साल 2023 के लास्ट तक भारत में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का मार्केट कैप 18.3 बिलियन डॉलर यानी कि 1.50 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो सकता है। धामानी के इस बिजनेस में आने से नायका जैसे ब्रांड को टक्कर मिलेगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूपी के शहर प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं प्रयागराज का पुराना नाम क्या है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।